वास्ता अगर कल को परेशान कौन होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी पर उसकी जिम्मेदारी पर उन पर ही आयद होगी। अब उन्होंने इसरार किया हमने करना है, हमने कोई रुकावट नहीं डाली और उनको इजाजत दी कि वो अपनी रैली कर ले, अपना जलसा कर ले। मेरी नजर में, तहरीक इंसाफ की नजर में, ये एक बेमानी सी एक्टिविटी थी। एक हुज्जत तमाम की गई, और मैं इसलिए कह रहा हूं हुज्जत तमाम की गई क्योंकि वो पहले ऐलान कर चुके थे कि 13 तारीख को हम लाहौर में एक जलसा और एक तारीख साफ जलसा मुनक्किद करेंगे। अब मैं इसको इसलिए कह रहा हूं हुज्जत तमाम क्योंकि आपने देखा कि उस रैली में कोई नई बात न थी, कोई नया ऐलान न था। ये बातें जो 13 दिसंबर को आपने सुनी और कौम ने सुनी, ये गुजरावाला में भी हो चुकी हैं, ये कराची में दोहराई गई, कोयटा में आपने इनकी बाज़गश्त सुनी, पेशावर में एक दफा फिर आपने देखा, और मुल्तान में भी एक घंटा घर चौक तंग सी जगह पर यही इजहार हुआ जो उन्होंने 13 दिसंबर बरोज एतवार लाहौर में किया। अब जो मैं करना चाहता हूं तो 3 मोटी मोटी बातें। नंबर 1, मैं आज वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं कि पीडीएम की सफों में इस्तीफों पर इत्तफाक नहीं है, और ये मैं आपको अंदर की बात कह रहा हूं, सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा। इनके अंदर आज भी क्लैरिटी नहीं है, इस्तीफे देने हैं, नहीं देने, कब देने हैं। मैं आज बरमला कह रहा हूं कि जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, अबहाम है, मुबहिम है, उनकी हिकमत अमली भी वाज़ेह नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पीपल्स पार्टी में जो फैसला कुन कुव्वत है वो न जलसे में थी, न पीडीएम के इजलासों में थी, और वो फैसला कुन कुव्वत आसिफ अली ज़रदारी हैं। देखिए, वो कहते हैं ना, एक मिसल है, हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की ओर। तो बिलावल तो दिखाने के लिए है, फैसला बिलावल नहीं करता। पीपल्स पार्टी के फैसले आज भी आसिफ अली जरदारी करते हैं, ये हकीकत है, कोई उसको तस्लीम करे ना करे। जो उनकी क़यादत है, जो उनका इनर सर्कल है, वो पूरी तरह जानता है कि बाख्तियार कौन है। इसी तरह उन्होंने भी फैसला नहीं किया, मैं वाज़ेह कह रहा हूं, अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया। हो सकता है सोच रहे हूं, फैसला कोई नहीं हो सका। नंबर 2, दूसरी बड़ी जमात जो पीडीएम की है वो पीएमएल-एन है, वो तकसीम है। इस्तीफों के इशू पर पीएमएल-एन में वाज़ेह 2 धड़े दिखाई दे रहे हैं। एक सोच शहबाज शरीफ साहब की है और दूसरी सोच मोहतरमा मरियम साहिबा की है, मरियम नवाज साहिबा की है। और दोनों सोचों में एक खला है, एक गैप है, वो अभी तक यकजान नहीं हो पाई। और फिर आप देखते हैं कि एक आपको पार्टी के अंदर 2 लड़ियां दिखाई देती हैं, कुछ चेहरे हैं, कुछ शख्सियात हैं जो नवाज शरीफ साहब की सोच की अक्कासी करते हैं, और कुछ हजरात, खवातीन और हजरात हैं जो मरियम बीबी की सोच की अक्कासी करते हैं, लेकिन यकसुई नहीं है। अब मेरा सवाल यह है, और मैं कौम को यह कहना चाहता हूं कि अगर आपका इत्तफाक है इस्तीफों पर और आप वाकईतन संजीदा है, तो फिर 31 तारीख को आपने कहा ना 31 तारीख तक इस्तीफे जमा करवा दिए जाएंगे, तो अगर आप संजीदा हैं तो फिर 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर के पास पहुंचने चाहिए, ना कि क़यादतों के पास। क़यादत के पास इस्तीफा पहुंचाना तो ये एक दिखावा है।
मीनिंगफुल तसल्ली है, और जो पुख्ता सियासी कारकुन है उस चीज को समझता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है, एक टाइम गेनिंग एक्टिविटी है और कुछ नहीं है, इसमें संजीदगी नहीं है। दूसरी बात की बात करना चाहूंगा वो है कि लॉन्ग मार्च पर भी अभी तक पीडीएम में इत्तेफाक नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आज भी जो उन्होंने जो अपने रैली के बाद जो नशिस्त हुई लाहौर में गालिबन जाती उमरा पर, उस पे कहा गया कि 1 फरवरी को, आज क्या है 15 दिसंबर, 1 फरवरी को पीडीएम का इजलास बुलाया जाएगा और उसमें तबादला ख्याल के बाद फैसला किया जाएगा और तारीख दी जाएगी। यानी कि अभाम है, और इससे जो तो की इश्यूज हैं इस पे वजाहत हो गई कि ना इस्तीफों पर इत्तफाक है, ना लॉन्ग मार्च पर अभी यकसुई है। अब आपने क्या देखा 13 तारीख को कारकुनों को दावत दी गई और कारकुन आ गए। हर पार्टी का एक कारकुन होता है जो पार्टी से मुंसलिक होता है, उसका डिसिप्लिन होता है, क़यादत के साथ उसकी एक वाबस्तगी है, और उसके हुक्म को ताब लाते हुए वो पहुंचता है, यकीनन पहुंचता है, और वो पहुंचा। आवाम मोबिलाइज करने में पीडीएम नाकाम रही, ये नुक्ता है। अब छोड़िए, आप पाकिस्तान को छोड़िए, आप पंजाब को छोड़िए, लाहौर शहर, आप सिर्फ लाहौर शहर के हुजूम को देखिए और लाहौर शहर की आबादी को देखिए। अगर शहर लाहौर ही मोबिलाइज हो जाता तो जलसा होता, ये मायूसी ना होती जो हमें और पीडीएम को, हमें तो खैर नहीं, पीडीएम को जो मायूसी और खिफ़त उठाना पड़ी, ये ना होती। इससे जाहिर हुआ कि लाहौरी और लाहौर के बाशऊर शहरी इस अमल से लाताल्लुक रहे, और उनकी सियासी पुख्तगी है। लाहौर सियासत का मरकज है और वो सियासत की नब्ज है, और उस नब्ज ने इनको अपना फैसला सुना दिया। अब तीसरी बात, इनके जलसे की नाकामी की जो वजाहत है वो उससे होती है। वो तो कहते हैं ना, आपने देखा तुमने बहुत से दलाइल भी दिए, सर्दी भी थी, वक्त भी था, ताखीर भी थी, सब कुछ था, लेकिन आप देखिए कि अवाम का आपने देखा लाताल्लुकी आपने देख ली, और जो मार्केट का रिएक्शन आपने देखा कि इतवार के रोज जलसा सब लोगों ने देखा, लोगों ने जो नहीं भी थे घर पे देखा होगा, टेलीविजन पे देखा होगा, बिजनेस सर्कल्स ने उसको रिएक्ट किया, और आपने देखा कि अगले ही रोज स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अगर इनके जलसे में कोई कुव्वत होती, कोई जान होती, तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही होती, गेन न कर रही होती। ये मैं आपको एक दलील के तौर पर आपकी खिदमत पे पेश कर रहा हूं। अब जनाब वाला, अगली चीज आप देखिए कि पीडीएम की क़यादत ने इस वक्त अपनी नाकामी नहीं, लोगों की लाताल्लुकी पर वो तवज्जो नहीं दे रहे। उनको एनालाइज करना चाहिए कि लोग लाताल्लुक हुए तो क्यों हुए, उनका बयानिया अगर मुस्तरद हुआ तो क्यों हुआ, इस पर गौर व फिक्र होना चाहिए था अगले इजलास में। वो नहीं हुआ। बहस क्या हुई कि मीडिया के फला चैनल ने इंसाफ नहीं किया, मीडिया का फला एंकर जो है वो ये बात कर रहा था। भाई, आप अपनी नाकामियों को मीडिया पे क्यों डाल रहे हैं? मीडिया क्या करता है? मीडिया रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट क्या करता है? जो देखता है वो रिपोर्ट करता है। जो उनने देखा उनने तबसरा कर दिया। अब अगर वो तबसरा करें
جو آپ کو من بھاتا ہو تو پھر تو میڈیا آزاد ہے، اور اگر وہ تبصرہ ایسا کر دے جو آپ کے مزاج کے برعکس ہو تو پھر میڈیا دباؤ کے نیچے ہے، اداروں کے دباؤ کے نیچے ہے، اینکر جو ہیں وہ انڈر پریشر ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. وہی میڈیا جب آپ کے حق میں بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو بہت پسند آتی ہے اور آپ بالکل اس پہ اس کا ٹاک شوز میں ذکر کرتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، اپنی تقاریر میں حوالے دیتے ہیں. لیکن جب وہ آئینہ دکھاتا ہے جو آپ کو آئینہ دیکھ کر چہرہ اچھا نہیں لگتا تو پھر آپ اپنا جو ہے جو غم و غصہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں میڈیا پر، مختلف چینلز پر. اب اگلی عرض جو میں کرنا چاہوں گا کہ ایک لاہور ڈکلیریشن سامنے آیا. لاہور ڈکلیریشن میں بہت سی باتیں کی گئیں، الٹیمیٹمز کا بھی ذکر کیا. کیا کہا کہ ہم یہ الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ 31 جنوری تک وزیر اعظم پاکستان مستعفی ہو جائیں. کیوں بھائی، کیوں ہو جائے؟ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یا اس حکومت کے پاس ایک عوام کا مینڈیٹ ہے. 1,70,00,000 ووٹ پڑا ہے ان کی جماعت کو. لوگوں نے بلے کے نشان پر مہر لگائی ہے، پولنگ اسٹیشنز کے سامنے قطاریں تھیں. تو آپ کے کہنے پر وہ مستعفی ہو جائیں؟ کیوں؟ پھر کہا گیا کہ وہ اس لیے چلے جائیں کہ ان کو انتخابات جو ہیں وہ شفاف دکھائی نہیں دیے. میں اس پہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے مطالبے وہ کریں. آپ تو بات کرتے ہیں آئین کی، آپ تو بات کرتے ہیں جمہوریت کی. ہم آئین کی پاسداری کے لیے نکلے ہیں، ہم جمہوری قدروں کے لیے نکلے ہیں. ڈیموکریٹک موومنٹ ہے نا، تو آپ ایک ڈیموکریٹک موومنٹ کے ناطے آپ ایک ان ڈیموکریٹک اور ایک ان کانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک شخصیت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، ایک شخصیت جو آئین کی روح سے وہ کانفیڈنس آف دا ہاؤس انجوائے کر رہی ہے، وہ آپ کے کہنے پہ مستعفی کیوں ہو جائے بھائی؟ اس لیے آپ کی خواہش ہے، آپ کی ہر خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ 2013 میں بھی الیکشنز ہوئے. 2013 کے انتخابات کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو اعتراضات تھے. ہمیں اعتراض تھا، تحریک انصاف نے کہا ہم نے اعتراضات کیے، ہم نے مطالبات کیے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو اس بات کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ آج ان کے جو دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں لوگ، 2013 میں وہ کیا کہہ رہے تھے. میری مراد پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ 2013 کے انتخابات آ رہے الیکشنز ہیں؟ آپ میڈیا کے سامنے سب کچھ ہے، ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے. انہوں نے تو 2013 کے انتخابات کو مسترد کر دیا تھا، دیگر جماعتوں نے بھی کیا تھا. لیکن آپ نے تو پیپلز پارٹی کی نہیں سنی تھی، آپ نے تو دیگر جماعتوں کی نہیں سنی تھی، اور آپ اپنی ضد پر قائم رہے کہ جی نہیں، ہمارا مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے. اب اگر آپ 2008 میں پیپلز پارٹی منتخب ہوتی ہے تو وہ اپنا پورا 5 سال کا ٹرم مکمل کرتی ہے. 2013 میں پی ایم ایل این منتخب ہوتی ہے، وہ پورے 5 سال کا ٹرم مکمل کرتی ہے. تو 2018 میں جو تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتیں منتخب ہوئی ہیں وہ اپنا ٹرم مکمل کیوں نہ کریں؟ کیا منطق ہے، کیا جواز ہے؟ دھاندلی ہوئی. 70 کے بعد کون سا الیکشن ہے جس پر دھاندلی کا سوال بھی اٹھایا گیا؟ بتائیے نا. ہر الیکشن پر کوئی نہ کوئی سوالیہ نشان کوئی نہ کوئی اٹھاتا رہا. اس کے لیے بھی
रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन अगर आप उसके लिए तैयार हो, अगर नीयत साफ हो तो रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन मकासद कुछ और है। मैं इस पर अर्ज करता चलूं, अगर आपको आज पीटीआई का मैंडेट मंजूर नहीं है और आप क्या चाहते हैं कि इन हाउस चेंज नहीं, हम फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं, पहले तो आपका ये मुतालबा ही गैर जमहूरी और गैर इखलाकी और गैर आईनी है। फर्ज कीजिए इंतखाबात हो जाते हैं, फर्ज कीजिए आपको मैंडेट मिल जाता है, पीटीआई को तस्लीम करेगी? अगर आपने पीटीआई का मैंडेट तस्लीम नहीं किया तो वो आपका मैंडेट क्यों तस्लीम करेगी? और फिर ये बात थमेगी कहां? और इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? और अगर आपने मुस्तकिल तौर पर मुल्क को अदम इस्तेहकाम की नजर करना है तो क्या सोचने की बात यह है इस वक्त जो हमारी रीजनल सिचुएशन है वो इसकी इजाजत देती है? ये काबिल गौर बात है और संजीदा अनासिर हर जमात में मौजूद है। आई एम श्योर पीपल्स पार्टी में भी है, आई एम श्योर पीएमएल में भी है। उन्हें इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप ये बेयकीनी की कैफियत बरकरार रखते हैं तो इसका मईशत पे क्या असर होगा? एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपको लोगों की फिक्र है, लोगों का दर्द है, लोग महंगाई में पिस रहे हैं, तो फिर अगर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है और इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं तो आप उसमें रखना अंदाजी क्यों कर रहे हैं? आप रुकावट क्यों बन रहे हैं? अगर लोगों का दर्द है तो फिर तो आप ऐसी तजावीज लेकर आए जिससे कि इकोनॉमिक रिकवरी और स्टेबिलिटी हो, इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट हो, ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। लेकिन आपकी मकासद ये नहीं है, आपके मकासद कुछ और हैं और वो कौम भांप चुकी है। तभी उन्होंने अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया है 13 तारीख को। फिर फरमाते हैं कि ये गालिबन मरियम बीबी ने अपनी तकरीर में कहा जलसे में, और बिलावल ने गालिबन बिलावल ने भी गालिबन अपनी तकरीर ही में कहा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि गुफ्तो शुनीद का वक्त जा चुका। अब मैं और फिर दूसरे दिन जो वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें कहते हैं हां गुफ्तगू हो सकती है लेकिन उसके लिए शर्त है कि असेंबली को डिसॉल्व किया जाए और नए इलेक्शंस का ऐलान किया जाए। सवाल ये है तो फिर ये गुफ्तगू क्या है और कौन आपसे गुफ्तगू करेगा और क्यों आपसे गुफ्तगू करेगा? क्यों आपसे गुफ्तगू करेगा? अगर आप ये कंडीशनल गुफ्तगू करना चाहते हैं वो तो हमें काबिल कबूल ना होगी और हमें काबिल कबूल नहीं है। आप देखें अल्टीमेटम से तो, धमकियों से तो बात नहीं चलेगी। रात कही बात कही, आपने बात की, लोगों ने सुनी अनसुनी कर दी। अब फिर बिलावल कहते हैं टाइम फॉर टॉक्स इज ओवर। मैं कहता हूं बेटा ये ना तजर्बाकारी है, अभी आपको वक्त चाहिए कुछ समझने का, कुछ सीखने का। टाइम फॉर टॉक्स इज नेवर ओवर। सियासत में गुफ्तो शुनीद होती है, सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। और अगर आपने सीखना है तो अपने नाना से सीख लीजिए। जब 1977 में पीएनए, उनमें से बहुत सी जमातें आज आपके दाएं बाएं हैं जिन्होंने आपके नाना की हुकूमत को उस वक्त टॉपल किया था,
जब उन्होंने तहरीक शुरू की थी, एक एजिटेशन शुरू हुआ था, शहर शहर तारीख का हिस्सा है, तो भुट्टो साहब ने क्या किया था? उन्होंने कहा था आइए बैठिए गुफ्तगू करते हैं। एक आईन है, एक निजाम है, उस निजाम के दायरे के अंदर रहते हुए गुफ्तगू हो सकती है। आप कहते हैं द टाइम फॉर टॉक्स इज ओवर, बट दिस इज इनएक्सपीरियंस, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है दोनों तरफ। आप देखिए क़यादत किसके हाथ में है? एक तरफ मरियम बीबी तगोदौ में है टू रिप्लेस शहबाज शरीफ साहब, द प्रेसिडेंट ऑफ PMLN, और दूसरी तरफ बिलावल साहब ये जोर आजमाई कर रहे हैं कि अपने कारकुन को ये तासुर दें कि मैं फैसले करता हूं, ना कि आसिफ अली जरदारी। तो ये दोनों हमारे जो मुस्तकबिल के ख्वाहिशमंद प्राइम मिनिस्टर्स इन वेटिंग हैं, और यकीन जानिए एक दूसरे को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है, और ये इत्तेहाद जो है ये गैर फितरी इत्तेहाद है और आर्जी इत्तेहाद है। इसका एक ऑब्जेक्टिव है, एक मनफी ऑब्जेक्टिव है, इसके पीछे कोई दूरस्थ कोई देर का सोच नहीं है। आप देखेंगे और वो भी आपके सामने आ जाएगा। ये जो गुफ्तगू शुनीद है और ये जो रवैया है, मुझे इजाजत दीजिए कहने की, इस रवैये से आप जमहूरियत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तारीख से सबक सीखिए, और पाकिस्तान की तारीख आपके सामने वाज़ेह है। डेमोक्रेसी हैज बीन डीरेल्ड more than once in Pakistan. Not once, more than once. Learn from the lessons of history. अब डायलॉग की जब हम बात करते हैं, देखिए सियासत में मेरी राय में हठधर्मी नहीं होती। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। आप रास्ता तलाश करते हैं, आप मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए रास्ते तलाश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमें कानून साजी करनी थी फैटिफ के इशू पर, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में। हमारी कोशिश, हुकूमत की कोशिश कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान छुटकारा पाए। हिंदुस्तान की मुसलसल कोशिश कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में धकेला जाए, उसके लिए कानून साजी दरकार थी। हमने ऑपोजिशन से कहा, जिसमें ये जो दो मेन पार्टीज हैं PDM की, जिनमें पार्लियामेंट में जिनकी मौजूदगी है, नुमाया मौजूदगी है, PPP और PMLN, क्या आइए बैठकर कौमी मफाद में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए कानून साजी करते हैं। स्पीकर ने दावत दी, स्पेशल कमेटी बनाई, और फिर बाद में स्पीकर हाउस में नशिस्तें हुई। अब कमाल देखिए कि अगर मुल्क के मफाद में और नेशनल इशू पर, नेशनल सिक्योरिटी इशू पर मुज़ाकरात का कोई उनका जज्बा होता तो वो आगे बढ़ते। क्या कहा? उन मुज़ाकरात को नैब के कानून में तरमीम से मशरूत कर दिया गया। और मैं आपसे जानदारी से बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि फैक्ट्स पे प्रोग्रेस तभी होगी जब आप नैब के, यानी कि हमारे केसेस में कोई रियायत बरतेंगे। वन इज लिंक्ड टू द अदर, और हम उनको बाधा कहते रहे। मैंने उनसे गुजारिश की कि नैब के कानून पर आपको इतराज हो सकता है आपके इतराज में कहीं कहीं वजन भी हो, उस पर बात हो सकती है, उस पर गुफ्तगू शुनीद हो सकती है, लेकिन उसको मशरूत न कीजिए, उसको कंडीशनल मत बनाइए। हाँ, आप ये कहिए कि इसके लिए फैटिफ की कानून साजी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, नैब के कानून पर हमें इतराजात है, आइए मिल बैठे उस पर भी बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं किया गया। उनको मशरूत किया गया कि नहीं, अगर बढ़ना है तो
इस शर्त पे आगे बढ़ेंगे। फिर 34 तरामीम आपके सामने आ गई कि जी ये है, हम उस पर बढ़ना चाहते हैं, तो ये 34 तरामीम जो आप कबूल करें, चूंकि नाकाबिल कबूल थी, और उससे तो मतलब है कि वाइंड अप ही करते पूरे दायरे को, तो ये उनकी शर्त थी। हम बारह कहते रहे डू नॉट लिंक वन टू दी अदर, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने इस बात को अहमियत नहीं दी। आज भी मैं कहता हूं कि पर्सनल इश्यूज को और नेशनल इश्यूज को मत उलझाइए। नेशनल इश्यूज की अपनी अहमियत है और आपके पर्सनल नैब के केसेस की आपकी नजर में यकीनन अहमियत होगी। मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी नजर में अहमियत नहीं है, यकीनन होगी। डू नॉट मिक्स द टू। इस वक्त आप अपने पर्सनल एजेंडे को नेशनल एजेंडे पर फोकियत दे रहे हैं, जो कि दुरुस्त मेरी राय में, तहरीक इंसाफ की राय में, मेरी पार्टी की राय में दुरुस्त नहीं है। चुनांचे मैं बावर कराना चाहता हूं और बरमला कहना चाहता हूं, और तहरीक इंसाफ का मौकिफ उनकी आला पीडीएम की आला क़यादत में वक्त जाया किए बगैर फिल फौर पहुंचाना चाहता हूं कि हम आपके अल्टीमेटम को मुस्तरद करते हैं। आप कहते हैं 31 जनवरी तक पीएम मुस्तफी हो जाएं। हम वाज़ेह कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान विल नॉट स्टेप डाउन। आप कहते हैं कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए। वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं, और मैं उनकी तर्जुमानी कर रहा हूं, असेंबलीज विल नॉट बी डिसॉल्व। व्हाई शुड दे बी डिसॉल्व? मुल्क का निजाम आपकी विन पे नहीं चल सकता। ये ऐसा खिलौना नहीं है जिससे आप खेलते रहे। इसलिए ये जो डेडलाइन आपने दी है, हम ज्यादा आपको इस मखमसे में नहीं रखना चाहते। दैट डेडलाइन स्टैंड्स रिजेक्टेड। बट हमारी कोई हठधर्मी नहीं है। वी आर ओपन माइंडेड, वी आर पॉलिटिकल पीपल। पॉलिटिकल लॉजिक और पॉलिटिकल रीजनिंग से अपने जाती मफादात और एजेंडे को एक तरफ रखते हुए नेशनल इंटरेस्ट में कुछ चीजें हैं, आप टेबल कीजिए। किससे बात करना चाहते हैं? आप शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहते हैं, आइए बैठिए बात कर लेते हैं। आपको लोगों की फिक्र है, महंगाई का फिक्र है, आइए बैठिए बात कर लेते हैं। आप समझते हैं कि सूबों की खुद मुख्तारी में आपका कोई नुक्ता नजर है, आइए बैठ के बात कर लेते हैं। आप एलएफसी अवार्ड के बारे में फिक्रमंद हैं, आइए बैठ के बात कर लेते हैं। कौमी नौयत के इश्यूज पर बात की जा सकती है। जाती मफादात, जाती केसेस और एनआरओ पर बात नहीं की जा सकती और ना की जाएगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दो टोक जवाब है। शुक्रिया। बताइए कि पीडीएम में क्या मकासद है? एक आप रेगुलेट कर लेना। कौन भाई करेंगे? आप करेंगे? आप कर लीजिए। आपने जो भी गुफ्तगू की, जाहिर सी बात है बतौर सियासतदान आपको यही गुफ्तगू करनी थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये तासुब दिया जाता है कि जी अपोजिशन की तारीख में बिल्कुल जान नहीं है। अगर हकीकत ऐसा ही है तो दिन में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस से प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट्स ये किस बात की निशानदेही करते हैं? क्या देखिए, मुझे दो चीजें पूछनी है। क्या हुकूमत घबराने की? दूसरा, आपका जो आपके कैब में जो दूसरा फैदर है वो वजीर खारजा का है। आज 15 दिसंबर है और कल 16 दिसंबर। 1971 जैसी सूरत हाल आज भी है। भारत आज भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस है। ये अभी जो डिसइंफो है, तो उसके हवाले से भी कुछ कहते हैं जी। आपके सवाल के दो हिस्से। पहला हिस्सा मुख्तसर जवाब, हुकूमत हरगिज नहीं घबराई। देखिए, जब ट्वीट आता है
या हम अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं या और पार्टी के अहम रहनुमा हैं, वो अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं, तो अवाम के सामने तस्वीर का दूसरा रुख रखना पड़ता है, रखना चाहिए। फैसला तो लोग करेंगे ना। देखिए, लोगों ने दोनों बयानिए सुनने, और मैं समझता हूं कि लोगों ने बड़ी खामोशी से, बड़े तदब्बर से दोनों बयानिए सुने। गुजरांवाला में सुना, क्वेटा में सुना, कराची में सुना, पेशावर में सुना, मुल्तान में सुना, और लाहौर में मुस्तरद कर दिया। ये हमारा मौकिफ है, ये हमारा मौकिफ है कि आपका बयानिया नहीं बिका, आपका बयानिया पिट गया, लोगों ने मुस्तरद कर दिया। देखिए, लाहौर आपका गढ़ है। लाहौर में मां सिवाय 3 तमाम सीटें आपकी हैं, आपका गढ़ है। पूरे पंजाब के वसाइल आपने लाहौर पे झोंके, लाहौर को आपने जितना दे सकते थे आपने दिया, पर लाहौर के लोग पाकिस्तानी दिल रखते हैं, मुहिब्बे वतन हैं, और वो तराजू में तोड़ सकते हैं। उनमें सियासी पुख्तगी है, सियासी शऊर है, और उस शऊर ने आपके बयानियों को मुस्तरद कर दिया। इसलिए हम हरगिज नहीं घबराए, नंबर 1। नंबर 2, आपने फरमाया कि 16 दिसंबर का आपने जिक्र कर दिया, और आपने माजी का तारीखी हवाला दिया। वजह तौर पर देखिए, ये तो हमारा मौकिफ है कि आप उन कुव्वतों की ज़बान न बनिए जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहती हैं। मैं आपकी नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन आपके अमल से आप उनके मौकिफ को तक़वियत दे रहे हैं। क्या हुआ? हम कश्मीर के मसले को उठाते हैं, आप धरने के जरिए तवज्जो हटाते हैं। हम अफगानिस्तान के जो अमन का अमल है उसको आगे बढ़ाते हैं, आप अपने मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार कर देते हैं। ये आप मत कीजिए, और तारीख इस बात की गवाह है कि इससे आपको हासिल कुछ नहीं होगा। अगर आपका ख्याल ये है कि आप जिस लाइन पर चल रहे हैं, इस लाइन पे आगे बढ़ते चले जाएं। देखिए, आपने पोजीशन ले ली, पीटीआई का जवाब आ गया, ठीक? Where do you go from there? Where do you go from there? ये सियासत नहीं है, ये जिद है, ये हक धर्मी है, ये अपने जाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह देने के मुतरादिफ है। नसीम सिद्दीकी साहब आप तक से सर ये बताइएगा कि जिस दिन जलसा था उस दिन हमने देखा मीडिया के ऊपर कुछ तस्वीरें रिलीज हुई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ही ज्यादा रिलैक्स थे, उन्होंने जलसे को शायद इतनी अहमियत नहीं दी और वो अपने कुत्तों को जो है वो खाना खिला रहे थे। तो ये कॉन्फिडेंस की क्या रीजन थी? दूसरी मैं लाहौर में उस दिन मौजूद था, लाहौर में एक चीज बहुत अच्छी हुकूमत की तरफ से ये नजर आई कि मुझे पूरे लाहौर में कहीं भी कोई रुकावट, कोई कंटेनर नहीं नजर आया। उसके बावजूद बिल्कुल सिर्फ पंडाल में तो कुछ रश था, लेकिन शाही मस्जिद, शाही किला, दाता दरबार, ये सब तरफ खाली पड़ा हुआ था। तो गवर्नमेंट की रिट कहाँ गई? क्योंकि वहां पे कोरोना की वजह से जो एसओपीज पे अमल करना चाहिए था वो बिल्कुल अमल करा सब फिनिश करो। दूसरा ये कि जब एक गरीब है या कमजोर आदमी डीजे पर, उसको तो गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाकी लीडर दंदनाते पे थे जिन्होंने भी गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया, उन्हें किसी को गिरफ्तार नहीं किया। थैंक यू सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर बड़े आपको रिलैक्स दिखाई दिए। संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, वो रिलैक्स थे। उन्होंने अपना बनीगाला में धूप सेकी, और सही सेकी क्योंकि उनको इत्तला मिल रही थी लाहौर में क्या हो रहा है, ठीक है। मैं समझता हूं, अब आपने कहा कि एसओपीज, देखिए एसओपीज की जिम्मेदारी हम सबकी है, आपकी है। आपकी इसलिए कि आप अपनी जान की हिफाजत करना चाहते हैं ना, और आप अपनी हिफाजत से अपने कुंबे को महफूज करना चाहते हैं, तभी आप एक पढ़े लिखे आदमी होने के नाते मास्क भी पहनते हैं, सोशल डिस्टेंस भी रखते हैं। इसलिए रखते हैं ना कि मैं ना मुतासिर हूं, और अगर मैं मुतासिर होगा तो मेरे बच्चे मुतासिर हो जाएंगे। ये कोई आप हुकूमत पे एहसान तो नहीं कर रहे, आप अपने बचाव के लिए, अपनी हिफाजत के लिए कर रहे हैं। तो हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत कह रही है कि भाई ये प्रैक्टिस दुनिया में की जा रही है,
माहिरीन ये कह रहे हैं, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि अपने बचाव के लिए ये एक आसान तरीका है, अपनाइए, इसमें आपका भी फायदा है और इसमें आपके घर वालों का भी फायदा है और मुल्क का भी फायदा है। खुदा न खास्ता अगर ये अमवात बढ़ती चली जाती हैं और अगर ये चीज इतनी बढ़ जाती है कि हुकूमत को ऐसे इकदाम उठाने पड़ते हैं जो मईशत को नुकसान दें, तो उससे आपको क्या फायदा होगा, आपके घर वालों को क्या फायदा होगा। तो इसलिए एसओपीज हम सब पे लागू होती है। हुकूमत ने यह कहा कि देखिए हम सियासी रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन जो कानून की खिलाफ वर्जी की जाएगी कानून हरकत पे आएगा। मैं आपके इल्म में है कि जब मुल्तान का उनका जलसा होना था, मैं मुल्क से बाहर था, आई वॉज इन नियामे, OIC के फॉरेन मिनिस्टर से इजलास था। मैंने तो आके जब यहां मतलब सूरत हाल टीवी पे देखी तो मैं तो हैरान हुआ कि मुझे पता था कि खुदा के वास्ते उनको करने दो, और मैं यही पीटता रहा। और मैंने काबीना ने भी कहा कि भाई इनको किला कोना कासिम बाग में जाने दो, कलाई खुल जाएगी। यकीन जाने मुल्तान में पीक पे जो इज्तिमा था इनका, वो 8-9 हजार से ज्यादा लोग नहीं थे, और उनमें से कम 3000 लोग थे जो सिंध से आए थे, वो अपना जो उनका यौम तासीस के सिलसिले में। ठीक, 11 पार्टी, 6000 लोग, घंटा घर चौक, ये तो कलाई खुल जाती। और वो कंटेनर्स, और मैं तो बिल्कुल कहा कि बिल्कुल पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दीजिए, लेट द पीपल डिसाइड। देखिए दो मौकिफ है, एक हमारा मौकिफ है, एक उनका मौकिफ है। मीडिया हमारा भी पेश करता है, उनका भी करता है। अल्टीमेट फैसला किसने करना है? पाकिस्तान के लोगों ने करना है, पाकिस्तान की आवाम ने करना है। पाकिस्तान की आवाम बाशऊर है, वो बाशऊर है। जो पढ़े लिखे हैं वो भी समझते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे, जो पढ़े हुए नहीं है, वो कड़े हुए हैं सियासी तौर पे। उनको पता है इनका मफाद क्या है और वो सही फैसला करेंगे, ये मेरा ईमान है। शोहेल साहब, सर अभी आपने फरमाया है शायद कि अगर दो जमातों में टकराव हो, दो शख्सियात में या दो पार्टियों में, तीसरी कुव्वत पैदा कर सकती है, क्या समझ आ रही है तीसरी कुव्वत को? सर गुजारिश ये है, इफ देयर इज अ डेडलॉक, मेरी ऑनेस्ट व्यू ये है, जिस तीसरी कुव्वत की बात कर रहे हैं, over the years they have matured, they have learned, और उनको पता है कि नेशनल धारा किस तरह आगे बढ़ता है। वो हरगिज सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहते, हरगिज नहीं करना चाहते। वो अपना प्रोफेशनल रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं और करना चाहते हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि कोरोना के वक्त में जो जिम्मेदारियां उन पर डाली गई उन्हें निभाई। जब ये लोकस का पाकिस्तान पे हमला होने वाला था, उन्होंने हुकूमत वक्त के साथ ताउन किया, सिंध के साथ, पंजाब के साथ, बलूचिस्तान के साथ, और अपनी जिम्मेदारियां निभाई। नेचुरल डिजास्टर आता है कराची में, जब आपने देखा जब बारिशें हुई, अनहोनी बारिशें हुई और पूरा कराची डूब गया था, तो उनने अपनी जिम्मेदारी निभाई। ना आप अपने आप को बंद गली में धकेल दें और मुल्क में एक जमूत तारी हो जाए, देन व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ये सोचने की बात है। देखिए, मैं इसलिए कर रहा हूं कि हर जमात में एक संजीदा तबका मौजूद है। कुछ लोग हैं जिनके अपने एजेंडास हैं, उनके साथी मफादात हैं, उनके केसेस हैं, उनको नजात चाहिए, उनको फरार चाहिए। लेकिन बिलमूम जो पार्टी का कारकुन है, जो पार्टी के मुंतखब मेंबरान हैं, सबकी सोच ये नहीं है। उस एलिमेंट को, अपनी क़यादत को समझाना चाहिए कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, यह आइन से मुतसादिम है और ये जमहूरियत को नुकसान दे सकता है। आप माजी में भी सियासत में रहे और बड़ी हुकूमत की बातें करते रहे,
कोरोना की सूरत हाल में मेरे ख्याल में अपोजिशन से जिम्मेदारी हुकूमत की ज़्यादा थी और माजी में भी आप करते रहे जब इस किस्म की सूरत हाल में आप खुद मुज़ाकरात के लिए कहते रहे। जो आप अपोजिशन की जिद बात कर रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है वज़ीर आज़म की या आपकी पार्टी की ईगो ज़्यादा है और आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा थी लोगों की जानों को बचाने के लिए और आपको खुद जाके अपोजिशन से रब्ता करना चाहिए था और उस चीज़ से रोकना चाहिए था। अगर कोई ऐसा प्लान है। सेकंड क्वेश्चन मेरा इसी का जवाब ले ले पहले। सर एक और है सर, सऊदी अरब के जो मामला हैं आपको भी पता है, $3 अरब के डिपॉजिट उन्होंने मांगे, $1 अरब दे दिया था, $1 अरब शायद आज दिया गया है और $1 अरब आइंदा 20-25 दिन में दिया जाएगा। तो क्या इश्यूज है सऊदी अरब के साथ इस किस्म के डिप्लोमेटिकली किस पोजीशन पे है पाकिस्तान? इस पोजीशन में आया कि $3 अरब को बड़ी तौर पर मैच कर। देखिए पहली बात तो ये है, आपने कहा कि कोरोना की जिम्मेदारियां हमारी ज्यादा है, यकीनन मैं आपसे इख्तलाफ नहीं करूंगा। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी यकीनन ज्यादा होती है, एग्री, इस पर कोई बहस ही नहीं है। हमने क्या किया, 2 दफा दावत दी इन राइटिंग, स्पीकर साहब ने 2 दफा दावत दी तमाम अपोजिशन की पार्लिमानी क़यादत को, आइए मिल बैठिए और एक मरबूत हिकमत अमली पर इत्तफाक राय पैदा करते हैं और रास्ता निकालते हैं। ट्वाइस उन्होंने कहा बैठने को तैयार ही नहीं है। तो अब बताइए क्या कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं ना, दावत दे सकते हैं, जबरदस्ती उठा के तो नहीं कोई मिला सकता उनको। अगर हमारी जिम्मेदारी है तो उनकी जिम्मेदारी भी है, ये मुल्क सबका है, उनकी जिम्मेदारी भी है, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं। दूसरा आपने सवाल किया सऊदी अरेबिया के बारे में। देखिए सऊदी अरेबिया के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात थे, हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। सऊदी अरेबिया ने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया है, हमेशा दिया है और हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब जब हमें हमारा IMF का अभी बात मुकम्मल मुआहदा नहीं हुआ था और हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट दरकार थी, तो उन्होंने हमारी मदद की और उन्होंने $3 बिलियन की बैलेंस ऑफ सपोर्ट पेमेंट के लिए हमारे खजाने में स्टेट बैंक में डिपॉजिट किया। देखिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब उनकी मुश्किलात भी हैं। आपने देखा है कि जो ऑयल प्राइसेस गिरी है, अनप्रेसिडेंटेड रहा है और उनकी बेशतर जो उनकी जो है इनकम जो है वो ऑयल बेस्ड है, तो उनके अपने भी फाइनेंशियल जरूरियात हैं। हमने उनसे तकाजा किया, उन्होंने हमारी बात मानी और जब उनको महसूस हुआ कि हम उनकी बात पर तवज्जो दें तो हमने आमीन किया और हमने कहा कि हमने लौटाया और लौटा देंगे। ये तो आपस में अंडरस्टैंडिंग है। हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। देखिए उसका एक अमली सबूत आपके सामने, अभी जो 47वां इजलास हुआ OIC का, उस पे मैं बरमला कहना चाहता हूं कि सऊदी वजीर खारजा ने पाकिस्तान का कश्मीर के मसले पे खुल के साथ दिया। मेरी उनसे जो प्लेनरी का इजलास होना था उससे पहले रात को भी गुफ्तगू हुई और दूसरे दिन सुबह इजलास से पहले मुलाकात हुई और मैंने जो पाकिस्तान के तकाजे थे और हमारा जो मौक़िफ़ था और जो हमने अपना रेजोल्यूशन टेबल किया, मैंने उनकी खिदमत में गुजारिश की और मैंने उनसे कहा कि आपका एक OIC में उम्मा में अपना एक वजन है, आप अपना वजन हमारे पलड़े में और उन्होंने डाला और आपने देखा कि जो हमारा मौक़िफ़ था कश्मीर पे 57 ममालिक ने यकजबा होकर इसकी तारीफ की और न्यामी डिक्लेरेशन में वो शामिल किया गया। तो सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। फखर रहमान साहब, शाह साहब, आपने बताया कि आप यू आर स्पीकिंग हियर एज द स्पोक्सपर्सन फॉर प्राइम मिनिस्टर, एज वाइस चेयरमैन ऑफ PTI। ओके, आपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी कुछ स्टेटमेंट्स दी। आपने ऑपोजिशन का सही खिताब किया अपने तौर पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो जमहूरियत के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से आपने बात की,
जहां आपको इस बात का यकीन है कि पीडीएम जो है इस्तीफों पे मुतफिक नहीं है, लॉन्ग मार्च पे मुतफिक नहीं है, तो व्हाट मेक्स यू ड्राइव दिस result or apprehension that PDM or the opposition could, create a threat to democracy? Or because I'll give you a short answer to that. Okay. The short answer to that is that they have given an ultimatum, and that ultimatum is that the Prime Minister should step down by the 31st of January. They have given an ultimatum that they will have no dialogue until and unless the assemblies are dissolved. Now these are, in my view, undemocratic, unconstitutional demands. If they insist on this, which we will not accept, then they are pushing the country into a situation which can be dangerous. अच्छा साहब, नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि हमने सऊदी अरब को अपने से दूर कर दिया। इस दौरान अरब मुल्क यूएई की मैं अर्ज कर दी हूँ ना भाईजान, मैं कह दिया, मैं सवाल समझ गया आपका। वीजा सर्विसेज यूएई की मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ ना। पहले हमने दूर नहीं किया और मैंने हवाला दे दिया। मैंने हवाला दे दिया कि सऊदी अरेबिया ने हमारा साथ दिया। भाईजान एक सेकंड, आप उनके सामने ना आइए, बात हो रही है। मैंने हवाला दे दिया। दूसरा आपका सवाल का दूसरा हिस्सा है यूएई का, तो मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी 17 तारीख को वजीर खारजा से मुलाकात है यूएई में, अबू धाबी जा रहा हूँ। थैंक यू। लाहौर जलसे के बाद पीडीएम की सफों में मायूसी है। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत एहतियात की मुतकाजी है। अपोजिशन ने कोरोना वायरस पर हमारी दरख्वास्त पर अमल न किया। पीडीएम का लॉन्ग मार्च पर भी इत्तेफाक नहीं। इस्तीफों के मसले पर नून लीग